Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Abdul Kalam Chandio and welcome to Retail Management. Today our topic of discussion is developing a merchandising plan. Developing a merchandise plan. So let's discuss. These are the chapter objectives which includes demonstrate the importance of a sound merchandising philosophy to study the various buying behaviors buying organization formats and process they use to outline considerations in devising a merchandising plan, forecast innovativeness, assortment, brands, and timing and allocation to discuss the category management and merchandising softwares. So let's discuss them. First of all is merchandising. What is merchandising? Merchandising is a process. Merchandising consists of the activities involved in acquiring particular goods and or services uh, and making them available at the places, times and prices and in the quantity that enable a retailer to reach its goals. यानी कि मर्चेंडाइजिंग एक एक्टिविटी है, एक प्रोसेस है जिसके तहत आप क्या कर सकते हैं, एक्वायर करते हैं, हासिल करते हैं सारी चीज़ें, पर्टिकुलर गुड्स जिसकी या सर्विसेज जिसकी आपको ज़रूरत होती है और मेकिंग देम अवेलेबल और उन्हें अवेलेबल बनाते हैं एट प्लेस यहाँ पे जहाँ पे आपका शॉप होता है और जब टाइम यानी कि जब आपको रिक्वायरमेंट होती है, डिमांड होती है एंड प्राइसेस जिस प्राइस पे आप उसको सेल करते हैं एंड द क्वांटिटी इनेबल द रिटेलर टू रीच द गोल्स यानी कि कंज्यूमर्स की डिमांड को मीट करने के लिए आपकी सारी की सारी जो प्रोडक्ट जो भी डिमांडेड होती हैं उनको उसी टाइम पे डिमांड के टाइम पे प्राइस के मुताबिक और जो है गुड्स एंड सर्विसेज को अवेलेबल करने वाले प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, मर्चेंडाइजिंग कहते हैं। Merchandising philosophy. The merchandising philosophy sets the guiding principles for all merchandise decisions that retailers makes. Merchandising philosophy एक गाइडिंग प्रिंसिपल्स है, यानी कि एक आपके पास हेल्पिंग टूल है फॉर मर्चेंडाइज डिसीजंस दैट रिटेलर्स मेक्स, यानी कि रिटेलर्स के मर्चेंडाइजिंग डिसीजंस बनाने के लिए जो गाइड है, एक हेल्पिंग टूल है, वो उसे हम क्या कहते हैं, मर्चेंडाइजिंग फिलॉसफी कहते हैं। दिस इनकम्पासेस एवरी प्रोडक्ट डिसीजन फ्रॉम व्हाट प्रोडक्ट लाइन्स टू कैरी to the shelf space allotted to the different products to the inventory turnover to pricing, यानी कि ये सारे स्टेप्स कवर करता है जिसमें प्रोडक्ट डिसीजन, प्रोडक्ट कौन सी आपने रखनी है, फ्रॉम द व्हाट प्रोडक्ट लाइन्स टू कैरी, और कौन सी प्रोडक्ट लाइन आपको कैरी ऑन करनी है और उसमें से कौन सी लीव करनी है, टू शेल्फ स्पेस अलॉटेड, और कितना स्पेस किसी प्रोडक्ट को देना है, डिफरेंट प्रोडक्ट्स कितनी मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स में आप डील करना चाहते हैं, इन्वेंट्री टर्न ओवर और प्राइसिंग वगैरह सारी जो सारे काम हैं इनको फोकस करने वाली चीज़ को हम क्या कहते हैं, प्रोडक्ट फिलॉसफी, मर्चेंडाइजिंग फिलॉसफी कहते हैं। रिटेल मर्चेंडाइजिंग फिलॉसफी कैन बी प्रोडक्ट बेस्ड, यानी कि रिटेल मर्चेंडाइजिंग फिलॉसफी जो है प्रोडक्ट बेस्ड भी होती है, जिसका मतलब है यूजिंग SKU, जो SKU प्रोलिफेरियन डेटा टू फाइंड द मोस्ट प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट्स, जिसमें SKU डेटा इस्तेमाल करके आप मोस्ट प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट्स को सिलेक्ट करते हैं। एक अप्रोच ये है कि आप प्रोडक्ट बेस्ड भी फॉलो कर सकते हैं, और दूसरी है कंज्यूमर फोकस्ड भी फिलॉसफी फॉलो कर सकते हैं, जिसमें टेलरिंग द असॉर्टमेंट्स एंड मर्चेंडाइजिंग प्लान्स टू कैटर टू द मोस्ट प्रॉफिटेबल कस्टमर्स, यानी कि ऐसी आप कैटेगरी बनाएं जिसमें आप ऐसी जो कस्टमर्स रिलेशनशिप जो है बहुत ज़्यादा बना, जिसमें आपका कस्टमर प्रॉफिट भी हो। यानी कि पहले में आप देखें प्रॉफिट प्रोडक्ट, पहली फिलॉसफी में फोकस करते हैं आप प्रोडक्ट पे, दूसरी में आप फोकस करते हैं कस्टमर फोकस्ड है। तो आप इनको डिफरेंटली पढ़ लेते हैं। क्या है कि प्रोडक्ट फोकस्ड मर्चेंडाइजिंग, product focused merchandising involves analyzing SKU levels, sales performance and profitability metrics to find and invest in the most profitable products based on the store size, volume and
सेल थ्रो फॉर ईच कैटेगरी। यानी कि प्रोडक्ट फोकस्ड मर्चेंडाइजिंग यूनिट एक ऐसी अप्रोच है जिसमें आप फोकस जो लेवल्स ऑफ सेल्स परफॉर्मेंस को फाइंड आउट करती है, जिसमें प्रॉफिटेबिलिटी मैट्रिक्स एंड इन्वेस्ट इन द मोस्ट प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट्स, यानी कि आपको बताती है कि कौन सी प्रोडक्ट्स जो हैं वो मोस्ट प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट्स हैं जिनमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द साइज एंड वॉल्यूम ऑफ द स्टोर। यानी कि आपका जितना स्टोर बड़ा है उसके मुताबिक जो है आप स्टोर के मुताबिक, स्टोर की साइज और वॉल्यूम के मुताबिक जो है आप चीज़ों को रख सकते हैं और उनमें से जो है प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। तो इस एक किस्म की जो मर्चेंडाइजिंग फिलासफी होती है उसे हम कहते हैं प्रोडक्ट फोकस्ड एसकेयू लेवल सेल्स, जो है एसकेयू लेवल सेल्स फिलासफी कहलाती है। नेक्स्ट इज कंज्यूमर फोकस्ड मर्चेंडाइजिंग। कंज्यूमर फोकस्ड मर्चेंडाइजिंग इज इनविजिबल इज इन्वॉल्व्स sorry for consumer focused merchandising involves creating products assortment based on the consumer insights, their preference and their path to purchase based on the essential on an analysis of loyalty data, social network signals and shopping patterns and other potential big data sources। यानी कि जिसमें दूसरी कंज्यूमर फोकस्ड जो है उसमें आप देखते हैं कि कंज्यूमर का फोकस किस चीज़ पे जाता है, यानी कि पहले पहले चीज़ स्टोर में इंटर होते ही कंज्यूमर किस चीज़ पे बहुत ज़्यादा फोकस करता है। तो उस जगह पे आप क्या करते हैं, कस्टमर इनसाइट्स जहाँ पे यानी कि कस्टमर की नज़र पड़ती है, देयर प्रेफरेंस, उसकी प्रेफरेंस की चीज़ें जो है वहाँ पे आप लगाते हैं एंड देयर पाथ, वो जहाँ से वो पाथ वो परचेज करने के लिए फ्लो करते हैं। यानी कि अगर आपके पास बहुत ज़्यादा स्टोर्स होते हैं जैसे मैक्स बचत है, तो वहाँ पे आपने देखा होगा बहुत ज़्यादा कस्टमर्स जहाँ से घूमते हैं, रिवॉल्व करते हैं, तो उस रिवॉल्विंग पॉइंट्स पे बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ें लगाई जाती हैं जो बहुत ज़्यादा कस्टमर लाइक करते हैं। तो वो कस्टमर की नीडेड जो थिंग्स होते हैं उनको जो है बिल्कुल कस्टमर के इनसाइट्स में रखते हैं, ताकि जो कस्टमर की जो लॉयल्टी है उसको गेन किया जा सके और वो जो है कस्टमर अपनी पसंदीदा चीज़ें आसानी से हासिल कर सकें। ये आप हासिल कर सकते हैं कंज्यूमर लॉयल्टी, यानी कि एनालिसिस होता है कि आपके साथ कंज्यूमर कितने लॉयल हैं, कितनी देर तक वो आपके साथ रिलेशनशिप बनाए रखते हैं, और उसके साथ साथ शॉपिंग पैटर्न्स भी, जो आपके पास वो कस्टमर जो है मुख्तलिफ टाइम्स में वो विजिट करते हैं, तो वो शॉपिंग करते हैं, तो आपने देखा होगा कि वो कहाँ से गुजरते हैं और क्या क्या चीज़ें वो उठाते हैं, तो आप उनकी जो है शॉपिंग पैटर्न्स के मुताबिक वो सारी सेटिंग्स करते हैं अपने स्टोर में। और उसके अलावा बिग डेटा सोर्सेज या जो ऑनलाइन सोर्सेज वगैरह मौजूद होते हैं उनको देख के आप अपने स्टोर्स की सेटिंग बनाते हैं। तो ऐसी सेटिंग्स जो होती हैं, इन फिलासफीज को आप क्या कहते हैं, कंज्यूमर फोकस्ड मर्चेंडाइजिंग फिलासफी कहते हैं, जो कंज्यूमर की जो सोच पे बेस्ड होती है। दूसरी है बाइंग ऑर्गेनाइजेशन फॉर्मेट्स। आपका नेक्स्ट टॉपिक इज जो है वो बाइंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशन फॉर्मेट्स, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन की बाइंग का जो प्रोसेस है वो कैसे है। A merchandising plan cannot be properly devised unless the buying organization and its process are well defined। कह रहा है कि मर्चेंडाइजिंग प्लान को आप, मर्चेंडाइजिंग जो प्लान होता है वो ऐसे डिवाइस नहीं कर सकते, आसानी से बना नहीं सकते जब तक आपको उसके बाइंग ऑर्गेनाइजेशन एंड इट्स प्रोसेस को समझाना जा सके। जब तक आप उससे बाइंग बिहेवियर को नहीं समझ सकते उसके मुताबिक हम जो है मर्चेंडाइजिंग प्लान बनाते हैं। तो उसके लिए क्या ज़रूरी है, क्या चीज़ें डिफाइन करनी ज़रूरी हैं। पहले पहले तो हु इज़ रेस्पॉन्सिबल फॉर डिसीशंस। आपको पता होना चाहिए कि आपके जो बाइंग डिसीशंस लेता है उसके लिए रेस्पॉन्सिबल कौन सा बंदा है, कौन सा जो है आपका बंदा आपके स्टोर में जो काम करता है वो बाइंग डिसीशंस लेता है। व्हाट आर देयर टास्क्स, उनके काम क्या क्या हैं। डू दे हैव सफिशिएंट अथॉरिटी, क्या उनके पास कोई अथॉरिटी वगैरह है, क्या वो अपने अपने हिसाब से परचेज कर सकते हैं या ओनर या मैनेजर से पूछ के फिर परचेज करते हैं। ये सारी जो चीज़ें हैं, अथॉरिटी वगैरह उनके पास है या नहीं है, वो आपको पता होनी चाहिए। हाउ डज मर्चेंडाइजिंग फिट विथ ओवरऑल ऑपरेशंस, और मर्चेंडाइजिंग जो भी वो परचेज करता है या सेल करता है
वो कैसे ओवरऑल ऑपरेशन से फिट आती है। तो अगर आपको इन सारी क्वेश्चंस के जो है आंसर्स मिल जाएं तो आप अच्छा मर्चेंडाइजिंग प्लान बना सकते हैं। तो इसके लिए कुछ एट्रीब्यूट्स हैं, एट्रीब्यूट्स एंड फंक्शंस ऑफ बाइंग बिहेवियर, यानी कि कैरेक्टरिस्टिक्स कौन से हैं और बाइंग बिहेवियर के फंक्शंस कौन से हैं। देखें, फॉर सपोज यहाँ पे आपके पास लेवल ऑफ फॉर्मेलिटी है, यानी कि ये सारी एट्रीब्यूट्स को आप मद्देनजर रखते हैं जब आप क्या करते हैं, एक बाइंग ऑर्गेनाइजेशन फॉर्मेट समझने की कोशिश करते हैं या उसका प्रोसेस समझने की कोशिश करते हैं। ये सारी चीज़ें जो हैं आपको देखनी पड़ती हैं कि आपकी लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कौन सी है, फॉर्मल लेवल है या इनफॉर्मल है, डिग्री ऑफ सेंट्रलाइजेशन उसका कोई सेंटर है या नहीं है, सेंट्रलाइज्ड है या डिसेंट्रलाइज्ड है, ऑर्गेनाइजेशन का ब्रीथ कितनी है, जनरल है या स्पेशलाइज्ड है, वो देखना पड़ता है। उसके बाद पर्सनल रिसोर्सेज उसके पास हैं, इंटरनल है या एक्सटर्नल या कोई और रिसोर्सेज हैं, वो देखने पड़ते हैं। फंक्शंस परफॉर्म्ड, कौन कौन से मर्चेंडाइजिंग फंक्शन करता है या बाइंग फंक्शन, स्टाफिंग वगैरह, बायर बायर सेल्स मैनेजर या कौन सी जो चीज़ उसके है। तो वो सारी चीज़ें समझने के लिए हम डिस्कस करते हैं इन सारों को। तो हमें एट्रीब्यूट्स को इंडिविजुअली डिस्कस करते हैं। नंबर वन इज द लेवल ऑफ फॉर्मेलिटी। With the formal buying organizations, merchandising is the distinct retail task and requires the setup of separate departments। यानी कि फॉर्मल में जो फॉर्मल बाइंग बिहेवियर होता है तो उसमें जो है रिटेल टास्क जो होते हैं हर किसी के यानी कि एक पर्सनल जो रखे हुए होते हैं आपने सेलेक्ट करके, उनके हर किसी का टास्क जो होता है वो मुख्तलिफ होता है, सेपरेट डिपार्टमेंट होता है हर एक चीज़ के लिए। यानी कि बाइंग के लिए सेपरेट डिपार्टमेंट है और सेलिंग के लिए अलग, यानी कि सेल्समैन्स अलग हैं और बायर्स जो हैं वो अलग हैं। द functions involved in acquiring merchandise and making it available for the sale are under the control of this department। और इस जिसमें जो है फंक्शन क्या होता है कि एक्वायरिंग हासिल करना, मर्चेंडाइज को गेट करना, उसे खरीदना और उसको अवेलेबल पहुंचाना कहाँ पे, सेल पॉइंट तक, उनका काम होता है। यानी कि फॉर्मल जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जिनकी फॉर्मल सेटिंग होती है तो उनका एक प्लान्ड सिस्टम होता है। वो क्या करते हैं, मोस्टली सारे जो पर्सनल्स होते हैं उनके अलग अलग काम होते हैं। कुछ पर्सनल्स जो होते हैं जिनके काम ये होते हैं सिर्फ अक्वायर करके मर्चेंडाइज को स्टोर तक पहुंचाना, फिर उसके सेल करने के लिए दूसरे पर्सनल्स रखे हुए होते हैं। तो ऐसी ऐसी किस्म की सेटिंग को हम फॉर्मल कहते हैं। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन इज मोस्ट ऑफन यूज्ड लार्जर फर्म्स एंड इन्वॉल्व डिस्टिंक्ट पर्सनल्स। और जो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं वो बहुत ज़्यादा बड़े फर्म्स जो होते हैं उसमें फॉर्मल जो है बाइंग बिहेवियर होता है, जिसके लिए हर एक टास्क को परफॉर्म करने के लिए अलग अलग बंदा रखा जाता है। लेकिन इन इनफॉर्मल बाइंग ऑर्गेनाइजेशन मर्चेंडाइजिंग यानी कि बाइंग इज नॉट डिस्टिंक्ट टास्क। The same personnel handle both the merchandising and their other retail tasks. Responsibilities and authority are not always clear cut. It occurs in smaller retailers। यानी कि जब छोटे छोटे शॉप्स होते हैं आपके, उसमें बहुत ज़्यादा जो भी काम होते हैं वो मोस्ट ऑफ द डिसीजंस जो होते हैं एक ही बंदा ले रहा होता है। वही सेल्स पर्सन होता है और वही मर्चेंडाइजर होता है। यानी कि एक बंदा जो होता है ऑर्डर भी वही देता है। आपने देखा होगा कोई आपके पड़ोस में जो जनरल स्टोर होता है वहाँ पे एक ही बंदा होता है या दो बंदे होते हैं जो काम कर रहे होते हैं, वही सेल्स का काम कर रहे होते हैं, सेल भी वही कर रहे होते हैं और चीज़ों को फिक्स भी वही कर रहे होते हैं, आउटलेट में लगाने के लिए वो ही सेट कर रहे होते हैं, उनको साफ भी वही कर रहे होते हैं और उसके बाद जो है झाड़ू पोछा जो दुकान का होता है वो भी वही कर रहे होते हैं। उसके साथ साथ जो परचेजिंग डिसीजंस होता है, बाइंग डिसीजंस, वो भी सारे वो वही ले रहे होते हैं। तो ऐसे किस्म के जो ऑपरेशंस होते हैं यानी कि आउटलेट्स होते हैं उन्हें हम इनफॉर्मल आउटलेट्स कहते हैं। और जब फॉर्मल होते हैं तो उसमें हर एक काम के लिए अलग अलग सेटअप होता है और मोस्टली वो लार्ज बिजनेस होते हैं। जैसे मैकडोनल्ड्स का एग्जांपल ले लें तो मैकडोनल्ड्स एक बड़ा फर्म है, उसमें जो है कुछ बंदे जो है हायर किए जाते हैं जो रॉ मटेरियल्स वगैरह लेके आते हैं बर्गर्स वगैरह बनाने के लिए, और कुछ जो होते हैं फिर वो वहाँ पे कुकिंग कर रहे होते हैं और कुछ जो है वो टेबल पे सर्व कर रहे होते हैं यानी कि सर्विसेज दे रहे होते हैं। तो हर एक बंदे का काम क्या होता है, अलग अलग होता है। तो ऐसे किस्म की सेटअप को हम क्या कहते हैं, फॉर्मल सेटअप कहते हैं, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। और जिसमें एक ही बंदा सारे काम परफॉर्म करता है उसे हम इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं।
तो degree of centralization, chain retailers must choose whether to have centralized buying organization or decentralized one। यानी कि इसमें आपको ये भी समझने की जरूरत है कि आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो सेंट्रलाइज्ड है या डिसेंट्रलाइज्ड है। जैसे मैकडोनल्ड्स है तो मैकडोनल्ड्स का सेंटर जो है वो सेंट्रलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन है, वो यूनाइटेड किंगडम यूके से जो है उसकी जो हेड ऑफिस है वो यूके में है, और बाकी जो है फ्रेंचाइजेज हैं तो वो सेंट्रलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन है। और उसके अलावा जो आपके पास बाकी बिजनेस हैं जैसे एमसीबी है तो वो भी सेंट्रलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन है। उसके अलावा बाकी दूसरे भी किस्म के जैसे सुजुकी मोटर्स है वो भी आपके पास सेंट्रलाइज्ड है। तो जो कुछ सेंट्रलाइज्ड है और कुछ डिसेंट्रलाइज्ड है, तो सेंट्रलाइज में क्या होता है, इन सेंट्रलाइज buying organizations all purchase decisions emanate from an office, from one office। A chain may have in 8 stores with merchandise decisions made at the headquarter store। यानी कि कह रहा है कि जो सेंट्रलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं उसमें भले कितने भी स्टोर्स हों, फ्रेंचाइजेज हों, लेकिन उसका जो डिसीजन मर्चेंडाइजिंग डिसीजंस होता है, बाइंग डिसीजन होता है, वो हेड क्वार्टर ही बनाता है। तो हेड क्वार्टर से जो भी डिसीजंस बने हुए होते हैं वो आपको जस्ट फॉलो करने पड़ते हैं, तो आपको डिसीजन बनाने की कोई जरूरत नहीं पड़ती है सेंट्रलाइज जो होता है बिजनेस फर्म्स में। लेकिन जब डिसेंट्रलाइज फर्म हो तो इन डिसेंट्रलाइज बाइंग ऑर्गेनाइजेशन परचेज डिसीजंस आर मेड लोकली और रीजनली। अब डिसेंट्रलाइज जो फर्म होते हैं उसमें लोकल जो है हम बायर से मीट कर रहे होते हैं, या लोकल जो होते हैं सेलर्स उससे हम चीज़ें खरीद करके रखते हैं, या रीजनली जो आपको आसानी से चीज़ें कन्वीनियंटली अवेलेबल हो जाती हैं तो वहाँ से आप अप्रोच करके बाय करने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट सपोज लेट टेक एन एग्जांपल ऑफ डिसेंट्रलाइज्ड जो सब्जी वाला होता है। सब्जी वाला जो है अगेन आपके पास एक रिटेल स्टोर है, तो उसके पास जो है सब्जी क्या करता है, काश्तकार जो वहाँ पे सब्जी बेचते हैं तो उगाते हैं तो वो बेचते हैं ऑब्वियसली बेचने के लिए, तो उससे खरीद करता है, यानी कि लोकली वो जो चीजें खरीद करके आपके लिए अवेलेबल करके रखता है, फिर उनको सेल करके प्रॉफिट अर्न करता है। तो उसका कोई सेंट्रलाइज्ड डिसीजन पॉइंट नहीं होता, यानी कि उसकी कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जो उसको सेंटर हो, यानी कि हेड क्वार्टर हो, उसका हेड क्वार्टर कोई भी नहीं होता, उसका अपना शॉप होता है, एक ही बंदा जो है बाइंग और सेलिंग के डिसीजंस बना रहा होता है। तो ऐसे किस्म के फर्म में आप उसे कहते हैं डिसेंट्रलाइज्ड फर्म, और जिसमें एक हेड क्वार्टर होता है जहाँ से डिसीजन मेकिंग हो रही होती है, तो उसे हम कहते हैं सेंट्रलाइज्ड फर्म्स। ऑर्गेनाइजेशनल ब्रीथ का मतलब क्या है, इन जनरल बाइंग बिहेवियर। यहाँ पे दो बाइंग बिहेवियर हैं, एक जनरल बाइंग ऑर्गेनाइजेशन है, दूसरी है स्पेशलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशंस। जनरल बाइंग ऑर्गेनाइजेशंस people one or several people buy all the all the merchandise for the firm। The owner of a small hardware store, however, will likely buy the merchandise for his or her own store। यानी कि यहाँ पे छोटा सा एक एग्जांपल दे दिया उसने, कह रहा है कि अगर आपके पास एक छोटा सा हार्डवेयर का शॉप है तो हार्डवेयर जो जो पार्ट्स रखता है तो उसके लिए जो भी उसकी पार्ट्स की जरूरत होती है उसको, तो वो सारा जो ओनर होता है, मालिक होता है उस दुकान का, वही क्या करता है, उसके लिए बाइंग डिसीजंस बनाता है। लेकिन विथ स्पेशलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन, अगर स्पेशलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन है, ईच बायर इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्ट कैटेगरी अकॉर्डिंग टू द कैटेगरी ऑफ द प्रोडक्ट। जो है वो हर एक बायर जो होता है उसे वो प्रोडक्ट की कैटेगरी अवेलेबल करनी पड़ती है। फॉर एग्जाम्पल, a department store usually has separate buyers for girls, juniors and women clothes। अब देखें यहाँ पे एक डिपार्टमेंट स्टोर को ले लें जिसमें 3 सेक्शन है, एक गर्ल्स का सेक्शन है, दूसरा जूनियर्स छोटे बच्चों के लिए है, और तीसरा वुमेन्स के लिए है। तो ये 3 सेक्शन डिफरेंट हैं और उनके लिए बायर्स जो होंगे वो भी डिफरेंट होंगे, सेल्स पर्सन जो होंगे वो मुख्तलिफ होंगे। तो जो सेल्स पर्सन मुख्तलिफ होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, स्पेशलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन। जहाँ पे सेल्स पर्सन सारी चीजें जनरली सेल हो रही होती हैं उसे जनरल स्टोर कहा जाता है। तो जनरल स्टोर का जो ओनर होता है वो सारी जो है सारे फंक्शंस परफॉर्म कर रहा होता है, तो उसे हम जनरल बाइंग ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। और जहाँ पे हर एक काम के लिए, यानी कि हर एक कैटेगरी के लिए अलग अलग एक सेल्समैन होता है या सेल्स पर्सन होता है, तो उसे हम कहते हैं स्पेशलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन।
पर्सनल रिसोर्सेज क्या हैं? अ रिटेलर कैन चूज एन इनसाइड और आउटसाइड बाइंग ऑर्गेनाइजेशन। अब पर्सनल रिसोर्सेज का मतलब ये है कि एक जो बंदा है वो चूज कर सकता है कि वो इनसाइड या आउटसाइड बाइंग ऑर्गेनाइजेशन को सिलेक्ट करे। एन इनसाइड बाइंग ऑर्गेनाइजेशन इज स्टाफ्ड बाय रिटेलर्स personnel and merchandise decisions are made by permanent employees। यानी कि एक कह रहा है कि एक इनसाइड जो है, इनसाइड बाइंग ऑर्गेनाइजेशन है, उसके उसके उसका ये है कि एक बंदा जो होता है उसके पास परमानेंट एम्प्लॉय है, उसकी काम यही है कि वो परचेजिंग डिसीजंस बनाता है। तो कुछ ऑर्गेनाइजेशंस ऐसी होती हैं जिनमें जो है परमानेंट जो है वो बाइंग के लिए जो है एक बंदा अपॉइंट किया जाता है और सेल्स पर्सन अपॉइंट किया जाता है। और कुछ ऐसी होती हैं विद एन आउटसाइड बाइंग ऑर्गेनाइजेशन ऑफ फर्म are personal external to the retailer are hired usually on a fee basis। यानी कि जब आप क्या करें, किसी और बंदे को अपॉइंट करें कि वो आपके लिए कुछ पर्सन परचेज करे आपके स्टोर के लिए, तो उसे हम ऑब्वियसली उसको फी देंगे या जो भी उसकी रेमुनरेशन होती है उसे देते हैं। तो उसको उसके मुताबिक वो अगर आउटसाइड यानी कि आपके रिटेल स्टोर का बंदा नहीं है, आपने उसे हायर किया हुआ नहीं है, आप कुछ दिनों के लिए उसे हायर कर रहे हैं या जो है कुछ महीनों के लिए हायर कर रहे हैं कि वो आपके लिए परचेज करे, तो ऐसे किस्म को हम आउटसाइड बाइंग ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। मोस्ट रिटेलर्स यूज आइदर एन इनसाइड और आउटसाइड ऑर्गेनाइजेशन, सम एम्प्लॉय कॉम्बिनेशन। कह रहा है कि कुछ लोग क्या करते हैं, इनसाइड को फॉलो करते हैं, कुछ आउटसाइड, और कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ रिटेलर स्टोर्स क्या करते हैं, इम्प्लाई करते हैं दोनों को, यानी कि इनसाइड और आउटसाइड को दोनों को फॉलो करते हैं। Functions performed: the responsibilities and functions of merchandise and store personnel are assigned। यानी कि responsibilities या functions जो होते हैं उन्हें assign किए जाते हैं with an merchandising view यानी कि purchasing view से देखा जाए तो merchandise personnel oversee all buying and selling functions including assortment, advertising, pricing, point of sale, displays, imply utilization and personal selling approaches। अगर बाइंग व्यू से देखा जाए, कह रहा है, या मर्चेंडाइजिंग व्यू से देखा जाए तो सारे काम करने पड़ते हैं एम्प्लॉय को, जो क्या करता है, बाय करता है और उसे सेल करने की कोशिश करने के लिए क्या करता है, उस चीज़ों को असार्टमेंट करता है, यानी कि उनको अरेंज करता है अलग अलग कैटेगरीज में। उसके बाद एडवर्टाइज करता है, उसकी प्राइस फिक्स करता है और उसे सेल के लिए डिस्प्ले में लगाता है, एम्प्लॉय को यूटिलाइज करता है और सेलिंग अप्रोचेस जो है वो सारी फॉलो करता है। तो ये सारे जो है मर्चेंडाइजिंग व्यू के मुताबिक फंक्शंस परफॉर्म करने पड़ते हैं एक मर्चेंडाइजर को। लेकिन इन बाइंग व्यू में देखें, मर्चेंडाइज पर्सनल ओवरसी द बाइंग of product advertising and pricing, whereas in the store personals oversee the assortment, display and utilization। यानी कि अगर छोटा सा फर्म है तो वहाँ पे मर्चेंडाइजिंग व्यू फॉलो होता है, जहाँ पे एक ही बंदा क्या करता है, डिसीजन मेकिंग करता है बाइंग के लिए, कौन सी चीज़ें बाय करनी है और कौन सी चीज़ को कहाँ पे रखना है और उसकी प्राइस क्या होनी चाहिए, वो सारी चीज़ें एक ही बंदा देख रहा था छोटे फर्म्स में। लेकिन जब एक डिपार्टमेंट स्टोर है या कोई बड़ा स्टोर है तो उसके लिए बाइंग व्यू फॉलो होता है, यहाँ जहाँ पे एक बंदा जो होता है वो क्या करता है, सिर्फ बाय करता है प्रोडक्ट्स को, उसको एडवर्टाइज करता है और उसकी प्राइस फिक्स करता है। जबकि उसको सेल करने के लिए और उसको डिस्प्ले में लगाने के लिए और बाकी काम करने के लिए, प्रेजेंट करने के लिए, सेल्स पॉइंट पे प्रेजेंट करने के लिए, यानी कि कस्टमर को दिखाने के लिए, बाकी जो है काम करने के लिए दूसरे बंदे अपॉइंट होते हैं। तो ऐसे ऐसे किस्म के व्यू को आप बाइंग व्यू कहते हैं। Staffing: the last organization decision involves staffing। What positions must be filled with and with what qualification। यानी कि यहाँ पे आपको पोजीशन बताई जा रही है। फर्स्ट सेल्समैन के लिए आपकी पोजीशन क्या है, सेल्स पर्सन है, तो सेल्स पर्सन के लिए क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए, ये आपको क्वालिफिकेशन जो है प्री डिसाइड करनी पड़ती है, पहले डिसाइड करनी पड़ती है। Firms with merchandising viewpoint
कह रहा है कि जो व्यू पॉइंट मर्चेंडाइजिंग वाला फॉलो करते हैं फर्म्स, उनके लिए आर मोस्ट कनेक्टेड विद हायरिंग गुड बायर्स। वो कनेक्टेड होते हैं कि ऐसे बंदे हायर करें जो अच्छे तरीके से बाय कर सकते हैं चीज़ों को। फर्म्स विथ बाइंग पर्सपेक्टिव आर कंसर्न्ड अबाउट द हायरिंग सेल्स मैनेजर्स एज वेल। यहाँ पे जो फर्म्स होते हैं जिसमें आपके पास बाइंग पर्सपेक्टिव फॉलो होता है, तो वो सेल्समैन अलग से क्या करते हैं, वो हायर कर सकते हैं। Many large firms hire college graduates and train them and promote them to buyers and sales managers। कह रहा है कि बहुत सारे फर्म्स होते हैं जो क्या करते हैं, उनको कॉलेज के जो स्टूडेंट्स हैं, ग्रेजुएट स्टूडेंट्स, उनको हायर करके फिर उनकी ट्रेनिंग वगैरह करते हैं, उसके बाद ट्रेन करके उनको प्रमोट करते हैं बायर्स और सेल्स मैनेजर्स की पोस्ट पे। यानी कि इन इन शॉर्ट अगर कहा जाए तो कुछ पोस्ट्स हैं, यानी कि पोजीशंस हैं। एक बायर्स पोजीशन है, दूसरी क्या है, बाइंग बाइंग पोजीशन है, दूसरी क्या है, सेल्स पोजीशन है। तो सेल्स मैनेजर या बायर मैनेजर जो है, दो दो अलग मैनेजर्स होते हैं बड़े फर्म्स में, जबकि छोटे फर्म्स जो होते हैं उनमें वही एक बंदा जो है सारे डिसीजंस ले रहा होता है। तो अगर अगर देखा जाए यहाँ पे, तो ये सारी चीज़ें आपने देखी हैं जो हमने पहले पहले स्लाइड में डिस्कस की थी। कह रहा है कि पहले पहले अगर आपको कोई भी डिसीजन बाइंग ऑर्गेनाइजेशन फॉर्मेट समझने के लिए, पहले आपको फॉर्मेट समझना होगा कि आपके ऑर्गेनाइजेशन की फॉर्मेट कौन सी है। फॉर्मल है, सेंट्रलाइज्ड है, जनरल है या स्पेशल है, ये देखनी होगी। उसके बाद आप जो है उसके वर्कर्स फंक्शंस वगैरह देखेंगे, उसके मुताबिक क्या करेंगे आप। जब डिसीजन मेकिंग करेंगे तो आपके प्रोसेस जो है, आपका प्लान जो है अच्छा बनेगा। अगर आपको ये सारी चीज़ें पता ही नहीं है, आपकी ऑर्गेनाइजेशन फॉर्मल है या इनफॉर्मल है पता नहीं है, सेंट्रलाइज है या डिसेंट्रलाइज है ये भी पता नहीं है, तो अगेन आपकी डिसीजन मेकिंग जो होगी वो रॉन्ग होगी। यानी कि आपका प्लान जो है वो फ्लॉप जा सकता है, इसके लिए क्योंकि आपके पास इनकम्प्लीट जो है वो इन्फॉर्मेशन है। अगर आपके पास कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होगी ये सारी चीज़ों की, तो आप क्या करेंगे, एक अच्छा सा प्लान बना सकते हैं जिससे आपकी ऑर्गेनाइजेशन जो है सक्सेस में जा सकती है। तो डिवाइसिंग अ मर्चेंडाइजिंग प्लान, इसके बाद आप क्या कर सकते हैं, आपको सारी चीज़ें जानने के बाद ये सारी चीज़ें आप क्या कर सकते हैं, एक मर्चेंडाइज प्लान डिवाइस कर सकते हैं, बना सकते हैं। उसमें पहला पहला जो स्टेप होता है वो फोरकास्ट होता है। यानी कि मर्चेंडाइज को फोरकास्ट करना। पहले आप देखते हैं कि फ्यूचर में इसकी प्रोडक्ट की डिमांड कितनी होगी, प्राइस होगी, डिमांड होगी या नहीं होगी, वो फोरकास्ट करना जो बहुत ज़रूरी होता है। तो फोरकास्ट होती है अकॉर्डिंग टू द बेसिक, यानी कि जो पहले आपने सेल किया है हिस्ट्री, जो सेल्स हिस्ट्री है उसके मुताबिक जो है फोरकास्ट होती है डिमांड फोरकास्ट। तो डिमांड फोरकास्ट पहला पहला फंक्शन होता है। पहले पहले हम फोरकास्ट करते हैं कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिसकी जो डिमांड फ्यूचर में बहुत ज़्यादा होगी। उसके मुताबिक फिर हम क्या करते हैं, हमारे जो भी मर्चेंडाइजर्स होते हैं वो परचेजिंग आर्डर्स या बाइंग डिसीजंस बनाते हैं। नेक्स्ट इज इनोवेटिवनेस। अब अगर आप क्या करते हैं, बहुत सारा ज़्यादा मिकदार में रिटेल स्टोर में ऑर्डर मंगा के रखते हैं, और क्या हो जाता है कि इनोवेटिवनेस यानी कि क्रिएटिविटी, यूनिकनेस आ जाती है, प्रोडक्ट में न्यू थिंग आ जाती है, और उसकी वजह से आपकी जो प्रोडक्ट बाय की गई है वो आउटडेटेड हो जाए, तो उसमें से आपको लॉस हो सकता है। यानी कि आपको फोरकास्ट करनी है, लेकिन इनोवेटिवनेस को देख के फिर क्या करना है, फोरकास्ट यानी कि आप ऐसी चीज़ों को मद्देनजर रख के सारी चीज़ों को फिर क्या करेंगे, बाइंग डिसीजंस बनाने की कोशिश करेंगे। उसके बाद असार्टमेंट यानी कि उसकी सेटिंग्स वगैरह कैसे करनी है, उसको डिस्ट्रीब्यूट कैसे करके रखना है, जो शेल्फ्स वगैरह होते हैं उसमें आप कैसे उनको सेट करेंगे, तो ये असार्टमेंट भी करेंगे। यानी कि पहले पहले आप फोरकास्ट करेंगे, फोरकास्ट करने के बाद देखेंगे किसको, इनोवेटिवनेस को देखेंगे कि क्या कौन सी चेंजेस आने वाली हैं चीज़ों में, उनको मद्देनजर रख के फिर क्या करेंगे, आप बाइंग ऑर्डर करेंगे। बाइंग ऑर्डर करके जब आप
असार्टमेंट करेंगे, उसमें से फिर क्लासिफाई करेंगे, कैटेगरीज देखेंगे कौन कौन सी कैटेगरीज की प्रोडक्ट्स हैं उसमें से। फिर अगर आप क्या कर सकते हैं, उसके पास असाइनमेंट के बाद आपके पास ये भी ऑप्शन है कि ब्रांड्स भी आप चूज कर सकते हैं, कि ब्रांड्स चूज करने के लिए अगेन आपके पास ये ऑप्शन आएगा कि आप कौन से ब्रांड्स के साथ चलना चाहते हैं। फर्स्ट सपोज नेक्स्ट लेस सपोज आपके पास बहुत सारे ब्रांड्स होते हैं, जैसे वाटर में, पानी में जो ब्रांड होता है एक्वाफिना है एक, और दूसरा है नेस्ले। तो बहुत सारे लोग जो है ब्रांड कॉन्शियस होते हैं, नेस्ले को प्रेफर करते हैं। तो आप कौन से किस्म के ब्रांड्स को मर्चेंडाइज बना के यानी कि परचेज करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप पहले जो है वो देखेंगे, ये सारा एनालिसिस करेंगे, उसके बाद ब्रांड्स को सिलेक्ट करेंगे कौन कौन से ब्रांड्स हैं। तो उसके बाद टाइमिंग देखेंगे, आपकी टाइमिंग कौन सी है, कि यानी कि जब आपके पास डिमांड कब होगी बहुत ज्यादा। ज्यादा ज्यादा से ज्यादा डिमांड जो होती है वो गर्मी के मौसम में पानी की बहुत ज्यादा डिमांड होती है। तो उसके मुताबिक फिर क्या करेंगे, एलोकेशन करेंगे, यानी कि आपके अगर मल्टीपल स्टोर्स हैं या एक किस्म का स्टोर है तो वहां पे एलोकेट यानी कि चीजों को जो है वहां पे मुहैया करेंगे, एलोकेट करेंगे, उस जगह पे पहुंचाएंगे। तो पहले पहले आपको क्या करना पड़ेगा, फोरकास्ट प्लान बनाना पड़ेगा, एक कि कौन सी चीजें हैं, लिस्ट बनानी पड़ेंगी जो आपको चाहिए। और उसके बाद देखेंगे कि उनमें नई नई चीजें कौन सी आ रही हैं, अपडेटेड चीजें जो है उस आप क्या करेंगे, हमेशा परचेज करेंगे अपडेटेड प्रोडक्ट्स को। उसके बाद असार्टमेंट उसकी कैटेगरी के मुताबिक जो है उनको सिलेक्ट करके रखेंगे, उसमें से ब्रांड्स को सिलेक्ट करेंगे। यानी कि कुछ ब्रांड्स ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं, आपके साथ डील करते हैं तो आपको ही सिर्फ चीजें मुहैया होती हैं, और उनके अलावा आपके अलावा किसी और को चीजें वो मुहैया नहीं करते हैं। इसमें से आपको एक एडवांटेज होता है कि कॉम्पिटिंग जो होते हैं, कॉम्पिटर जो होते हैं, कॉम्पिटिटर्स होते हैं आपके, वो बहुत कम हो जाते हैं। फर्स्ट सपोज पेप्सी या ड्यू है, उनके साथ आपने क्या किया कि आप एक ब्रांड है ये, इसके साथ आपने क्या किया, एक डील साइन कर ली। तो वो जो कोक कंपनी है या पेप्सी या कोक की कंपनी है, वो सिर्फ चीजें आपको वहां पे आप आके सप्लाई कर रहे हैं, सप्लाई आपको दे रहे हैं, दूसरे बंदों को नहीं दे रहे हैं। तो ऑब्वियसली वहां पे आपके साथ कंपटीशन करने वाले बाकी लोग नहीं रहेंगे। तो ये इसीलिए ब्रांड्स करते हैं, ब्रांड्स में आपके पास बहुत ज्यादा चीजें आती हैं, उनका मोनो होता है, उनका लोगो होता है, और उनकी जो ब्रांड की निशानी वगैरह होती है, वो सारे जो होते हैं उनकी एक पहचान होती है। तो ब्रांड्स हमेशा उसके साथ डील करते हैं जिनके साथ उनकी लेन देन अच्छी होती है या जान पहचान होती है। हर एक के साथ जो है ब्रांडेड चीजें हर एक स्टोर पे मौजूद नहीं मिलती हैं आपने।